नमस्कार साथियों, कुबेर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी में हमारा टॉपिक था मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार की बात कहें तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी चर्चा की गई है और इसमें सभी अलग अलग स्वतंत्रताओं के बारे में, समानता के बारे में और धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भी बताया गया है। सभी के अलग अलग अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। तो मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत पहला जो अधिकार है हमारा वह है समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार की बात करें तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक वर्णित है, जिसमें हमने अनुच्छेद 16 तक कर लिया है। आज अनुच्छेद 17 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को अर्थात प्रत्येक नागरिक को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। गरिमामय जीवन से तात्पर्य है कि आत्मसम्मान के साथ अर्थात सभी व्यक्तियों को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत शब्द की चर्चा की गई है। अस्पृश्यता से तात्पर्य है, इसे दूसरे शब्द में कहा जाए तो छुआछूत अर्थात छुआछूत का अंत। तो अनुच्छेद 17 में इसकी चर्चा की गई है। अब इसमें देखा जाए तो सभी व्यक्तियों को समान रूप से दर्जा दिया गया है अर्थात संविधान के द्वारा किसी व्यक्ति के अंतर्गत अर्थात किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन आमजन में देखा जाए तो वर्ग के हिसाब से अर्थात सामान्य वर्ग की बात की जाए, सामान्य, ओबीसी और एससी एसटी, तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के साथ अलग व्यवहार किया जाता है, जो कि गलत है। इसे भेदभावपूर्ण भी कहा जा सकता है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 17 में कि इसका अंत किया जाए। अस्पृश्यता का अंत छुआछूत का ही अंत है। ये नहीं कि उक्त व्यक्ति ने यदि हमें छू लिया तो हम अपवित्र हो गए, ऐसा तो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो सभी व्यक्ति समान रूप से हैं अर्थात सभी एक समान ही हैं। संविधान के अंतर्गत सभी को समान समझा गया है और सभी व्यक्ति हैं भी समान ही। लेकिन जो सामान्य वर्ग या उच्च वर्ग के व्यक्ति थे वह मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव करते थे। इसलिए इस अनुच्छेद को संविधान निर्माताओं ने बनाया कि ऐसा किसी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। अब इसकी बात की जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसके लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है और संविधान में यह शब्द भी वर्णित किया गया है कि राज्य उक्त कानून के तहत या विधि बनाकर इस अनुच्छेद की
अर्थात अस्पृश्यता का जो अंत है उसकी कठोरता से पालन किया जाए। आमजन में इस चीज की जानकारी अवगत कराना यह राज्य का कर्तव्य होगा, तो राज्य से ऐसा कहा गया है। इसके लिए निम्न अधिनियम भी बनाए गए हैं। अब अस्पृश्यता की बात करें तो अस्पृश्यता में जो अधिनियम बनाया गया था वह अस्पृश्यता निवारक अधिनियम, यह 1955 में बनाया गया था और इसी निवारक अधिनियम का नाम बदलकर 1978 में किया गया कि 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, अर्थात 1976 में इस अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द से अपमानित न किया जाए, ऐसा इसमें कहा गया है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखकर ऐसा कहा गया और राज्यों से निवेदन किया गया, आग्रह भी किया गया कि आप इसके तहत उक्त कानून बनाएं। कानून को बनाना राज्य का कार्य है, अर्थात राज्य विधानसभा में ऐसे कानूनों को लाए जिससे एक समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि अनुसूचित जाति या निम्न वर्ग के साथ जो भेदभाव किया जाता है वह भेदभाव न किया जाए, ऐसा राज्य से अपेक्षा की गई है। अब इसमें देखते हैं हम कि अस्पृश्यता से संबंधित अगर छुआछूत की जाती है, किसी नागरिक के साथ यदि छुआछूत की जाती है तो उसकी दंड की प्रक्रिया भी बताई गई है। इसमें दंड की प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें लगभग 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता या छुआछूत संबंधित पाया गया है और किसी व्यक्ति ने उक्त व्यक्ति के साथ यदि शिकायत की है और उसमें यदि वह दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति के साथ 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अब उसमें पुलिस का जो कार्य है, पुलिस उक्त व्यक्ति को पकड़ के लाएगी और पकड़ के लाने के बाद उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और पुलिस के द्वारा जो लिए गए बयान हैं उन बयानों को कोर्ट में वैध नहीं माना जाएगा, अर्थात कोर्ट उसी बयान को मानेगी जो उक्त व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं। इसमें ऐसा नहीं कि पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ के लाई और उससे डरा धमका के उस पर उक्त व्यक्ति के साथ जो बयान पेश किए उन बयानों को कोर्ट नहीं मानता है। कोर्ट उसी बयान को मानता है कि जिसे व्यक्ति द्वारा कोर्ट के सामने दिए जाएं। तो इसके बारे में हम देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। इसके बारे में देखते हैं हम
इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता अर्थात जो छुआछूत है वह प्रतिबंधित है। अस्पृश्यता प्रतिबंधित है। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में प्रयोग करना, अस्पृश्यता से तात्पर्य छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता का किसी भी रूप में प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए राज्य द्वारा अस्पृश्यता से संबंधित राज्य द्वारा अस्पृश्यता से संबंधित अधिनियम, अस्पृश्यता से संबंधित विधि या कानून का निर्माण किया जाए। राज्य द्वारा अस्पृश्यता से संबंधित विधि या कानून का निर्माण किया जाए। इससे तात्पर्य है कि राज्य यदि विधि का निर्माण करेगा तभी आम जन को पता चलेगा कि इसके विरुद्ध कानून भी बनाया गया है और उस कानून के तहत उक्त सजा का प्रावधान भी किया जाए। नेक्स्ट बात करें हम तो इसमें अस्पृश्यता से ही संबंधित कुछ निवारक अधिनियमों का भी निर्माण किया गया है। अर्थात अस्पृश्यता निवारक अधिनियम, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 में निर्मित किया गया। 1955 में निर्मित किया गया। अस्पृश्यता संबंधित अर्थात अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 में निर्मित किया गया।
इसी अधिनियम का नाम बदलकर अर्थात 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया। 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया और इसके तहत कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द से नहीं अर्थात जाति सूचक शब्द का नहीं किया जाए। किसी भी व्यक्ति के लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए। इसे भी छुआछूत की श्रेणी अर्थात अस्पृश्यता के अंत के तहत माना जाएगा। इसमें कहा गया इसके तहत एग्जाम्पल देखते हैं कि जाति सूचक शब्द भी अपमान की श्रेणी में आता है। जाति सूचक शब्द भी अपमान की श्रेणी में आता है। अस्पृश्यता निवारक अधिनियम में कहा गया था कि जाति सूचक शब्द भी यदि किसी व्यक्ति से जाति सूचक शब्द भी कहा जाए तो वह भी अपमानित अर्थात उसे अपमानित किया जा रहा है उसकी श्रेणी में आता है। सार्वजनिक सेवा से मना करना एक और एग्जाम्पल है इसमें। सार्वजनिक सेवा से मना करना। सेवा से मना करना अर्थात सार्वजनिक रूप से यदि कहीं जैसे यदि पार्क है, पार्क में सभी को बैठने का अधिकार है अर्थात वह सार्वजनिक रूप से है, सर्व अर्थात सभी के लिए है। तो इसमें यदि किसी व्यक्ति से मना किया जाता है, सार्वजनिक स्थान पर बैठने से मना किया जाता है तो यह भी अपमान की श्रेणी में आता है। अर्थात अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत यह भी कहा जा सकता है इसमें कि यह भी छुआछूत है, कहीं ना कहीं उससे भेदभाव किया जा रहा है। अर्थात सार्वजनिक सेवा से किसी व्यक्ति
को मना नहीं किया जा सकता है। तो इसमें हमने देखा अनुच्छेद 17 में कि अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, इसके अंतर्गत जो प्रावधान है अस्पृश्यता प्रतिबंधित है। सर्वप्रथम तो यही कहा गया है कि छुआछूत पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यदि अस्पृश्यता का किसी भी रूप में प्रयोग करना दंडनीय अपराध है, यह किसी भी रूप से प्रयोग नहीं की जा सकती। राज्य द्वारा अस्पृश्यता से संबंधित विधि या कानून का निर्माण किया जाए। राज्य से भी कहा गया है कि अस्पृश्यता से संबंधित विधि या कानून का निर्माण किया जाए, जिसमें आमजन को बताया जाए कि ऐसा करना दंडनीय अपराध है। इसमें अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 में बनाया गया, जिसका नाम बदलकर 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया। अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया और यह नाम 1976 में किया गया था। इसमें यदि उदाहरण की बात की जाए तो जाति सूचक शब्द से अपमान की श्रेणी में आता है, अर्थात किसी व्यक्ति को उसकी जाति से पुकारना भी, यह भी अपमान की श्रेणी में आता है। और सार्वजनिक सेवा से मना करना, यह भी अपमान की श्रेणी में है। सार्वजनिक सेवा से तात्पर्य है जैसे पार्क में बैठने से किसी व्यक्ति को मना नहीं किया जा सकता है। तो ये हमने देखा। जब इसमें कानून बन गया, कानून के अंतर्गत कुछ ना कुछ दंड की प्रक्रिया भी होगी। तो जो दंड की सीमा तय की गई है इसमें कि छुआछूत या अस्पृश्यता के तहत यदि किसी व्यक्ति को पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसके लिए जो दंड की प्रक्रिया है वह 2 वर्ष रखी गई है। तो इसी को देखते हैं हम आगे। दंड की प्रक्रिया जो है इसमें अस्पृश्यता के तहत दोषी व्यक्ति को अस्पृश्यता के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को व्यक्ति के लिए जो दंड की सीमा रखी गई है, दंड की सीमा वह है 2 वर्ष। 2 वर्ष जेल। अर्थात अस्पृश्यता के तहत या छुआछूत के तहत किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसके लिए जो दंड की सीमा है वह 2 वर्ष की जेल है उस व्यक्ति को की जाएगी। और इसकी प्रक्रिया यदि देखी जाए कि दंड की प्रक्रिया की बात की जाए, दंड की प्रक्रिया इसकी बात की जाए तो जैसे कोई व्यक्ति ए है, ए आरोपी है
और इसको जो यह आरोपी है इस पे आरोप लगाया है उक्त व्यक्ति बी द्वारा। बी द्वारा इस व्यक्ति को आरोप लगाया गया है कि बी द्वारा इस व्यक्ति को आरोप लगाया गया है तो जो आरोपी है उसे स्वयं प्रमाण देना होगा, अर्थात कोर्ट के समक्ष आरोपी व्यक्ति को स्वयं अपना पक्ष रखेगा। दंड की प्रक्रिया की बात की जाए इसमें तो बी व्यक्ति द्वारा ए पर आरोप लगाया गया है तो जो कोर्ट के समक्ष ए व्यक्ति को पेश किया जाएगा तो वह अपना पक्ष स्वयं रखेगा, अर्थात स्वयं अपना पक्ष इस व्यक्ति को रखना होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि ए व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने कुछ जो उससे बयान लिए हैं उन बयानों को कोर्ट में पेश किया जाए, ऐसा नहीं होगा। उन बयानों को निरर्थक ही माना जाएगा, अर्थात पुलिस के बयानों को नहीं माना जाता है। इसमें जो उक्त व्यक्ति कोर्ट के समक्ष जो बयान देता है उन्हीं को सत्य माना जाता है। तो इसमें जो दंड की प्रक्रिया, दंड की सीमा अगर बात की जाए तो इसमें 2 वर्ष की जेल है। अनुच्छेद 17 में निरपेक्ष अधिकार है। निरपेक्ष अधिकार है। अनुच्छेद 17 में निरपेक्ष अधिकार है। निरपेक्ष अधिकार से तात्पर्य है निरपेक्ष अधिकार किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में इसका अपवाद नहीं है। इस अनुच्छेद का अपवाद नहीं है। अपवाद नहीं है। निरपेक्ष अधिकार में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में इस अनुच्छेद का अपवाद नहीं है, अर्थात अनुच्छेद 17 में कोई अपवाद नहीं है। यह अपने आप में भेदभावपूर्ण है। इस अनुच्छेद को अपने आप में भेदभावपूर्ण माना गया है।
अर्थात यह अपने आप में भेदभाव को समाप्त करता है और गारंटी देता है कि सभी को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। तो इस प्रकार से ये हुआ अनुच्छेद 17। तो इसमें हमने देखा था कि अस्पृश्यता के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति के लिए दंड की सीमा 20 वर्ष वो 2 वर्ष है, अर्थात 2 वर्ष की जेल की जा सकती है उस व्यक्ति को। और दंड की प्रक्रिया के तहत अगर देखा जाए तो उक्त व्यक्ति बी द्वारा ए पर आरोप लगाया जाता है तो कोर्ट के समक्ष आरोपी व्यक्ति स्वयं अपना पक्ष रखेगा, न कि पुलिस रखेगी। अनुच्छेद 17 में निरपेक्ष अधिकार है। निरपेक्ष अधिकार से तात्पर्य कि किसी भी परिस्थिति में इस अनुच्छेद का अपवाद नहीं है, अर्थात इस अनुच्छेद का कोई अपवाद नहीं है। अन्य में देखा जाए तो उसमें जैसे अनुच्छेद 18 है तो उसमें अपवाद भी हैं, उसे देखते हैं आगे। तो इस प्रकार ये अनुच्छेद 17 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 18। अब देखते हैं अनुच्छेद 18 को। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अर्थात उपाधियों के अंत के बारे में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है और सेना के क्षेत्र में भी दी जा सकती है। अर्थात उपाधि या पुरस्कार की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में दी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को कोई देश कोई उपाधि दे या किसी देश द्वारा उसे पुरस्कृत किया जाए तो उसके लिए भारत सरकार की अनुमति लेना जरूरी होता है। अर्थात बिना भारत सरकार की अनुमति के कोई व्यक्ति किसी राष्ट्र से कोई पुरस्कार नहीं ले सकता है। यदि भारत सरकार अनुमति देती है तब ही वह उस पुरस्कार को ले सकता है। तो इसमें देखते हैं हम अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत में देखते हैं कि इसमें राज्य उपाधि नहीं देगा। राज्य उपाधि नहीं देगा। राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद हैं। अपवाद में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में।
सेना के क्षेत्र में, अर्थात सेना को उपाधि दी जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में दी जा सकती है और सेना को दी जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो पुरस्कार जो दिए जाते हैं, पुरस्कार कुशलता के आधार पे, कुशलता के आधार पर और जो दिया जा सकता है प्रतिभा के आधार पर। कुशलता के आधार पे और प्रतिभा के आधार पे दी जा सकती है। और सेना के क्षेत्र में बात की जाए तो सेना को परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि से सम्मानित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। विदेशी राष्ट्र से उपाधि नहीं लेगा। विदेशी राष्ट्र से तात्पर्य हो गया कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूके आदि। यदि किसी व्यक्ति को किसी विदेशी राष्ट्र से उपाधि दी जाती है तो भारतीय नागरिक उस उपाधि को नहीं लेगा। उसके लिए परमिशन लेनी होगी, अर्थात भारत सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। आगे देखते हैं इसमें कि कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत किसी पद या ट्रस्ट में
ट्रस्ट में कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना, राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि के बिना उपाधि अर्थात पद या उपलब्धि नहीं लेगा। कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत किसी पद या ट्रस्ट में कार्य कर रहा है तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि अर्थात पद या उपलब्धि नहीं लेगा। जैसे यूके, जापान आदि किसी बाहरी राष्ट्र से कोई उपाधि नहीं लेगा। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत, इसमें राज्य उपाधि नहीं देगा। इसका पद कि शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में दी जा सकती है। जैसे कुशलता के आधार पे और प्रतिभा के आधार पे शिक्षा के क्षेत्र में दी जा सकती है और परमवीर चक्र सेना के क्षेत्र में दिया जा सकता है। नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र से उपाधि नहीं लेगा, अर्थात किसी भी राष्ट्र से जैसे यूएसए या यूके नागरिक नहीं ले सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत किसी पद या ट्रस्ट में कार्य कर रहा है तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि अर्थात पद उपलब्धि नहीं लेगा। जैसे यूके या जापान। अब उपाधियों की बात हो रही है तो इसमें कुछ विवाद भी उत्पन्न होंगे। विवाद का जो विषय बना वह बना संघ सरकार द्वारा 1954 में भारत रत्न जैसे पुरस्कारों का शुरू करना। तो यह विवाद का विषय बना। देखते हैं इसे। विवाद जो उत्पन्न हुआ विवाद उत्पन्न हुआ 1954 में। 1954 में संघ सरकार द्वारा पुरस्कारों की अर्थात भारत रत्न, पद्म विभूषण,
पद्म विभूषण कौमा पद्मश्री। 1954 में संघ सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण कौमा पद्मश्री जैसे पुरस्कारों की शुरुआत की गई। पुरस्कारों की शुरुआत की गई। शुरुआत की गई। अब संघ सरकार द्वारा 1954 में भारत रत्न, पद्म विभूषण व पद्मश्री जैसे पुरस्कारों की शुरुआत की, तो इस पे जो विपक्ष था उसने कहा कि ये देना उपाधियों के अंत के अंतर्गत ही आता है, अर्थात किसी व्यक्ति को जो संविधान के अंतर्गत सभी समान हैं, यदि उसमें किसी एक व्यक्ति को भारत रत्न देना या पद्म विभूषण देना या पद्मश्री देना, यह कहीं ना कहीं समानता के विरुद्ध है। तो इसे विपक्ष अर्थात 1978 में 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार द्वारा जनता पार्टी की सरकार द्वारा समाप्त किया गया। समाप्त किया गया। लेकिन पुनः 1980 में भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्मश्री देना पुनः शुरू किया गया। 1980 में इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी। इंदिरा गांधी की सरकार बनी। सरकार ने इंदिरा गांधी की सरकार ने ये पुरस्कार देना पुनः शुरू किया। पुरस्कार पुनः शुरू किए। उन्नीस सौ 1980 में इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी और उन्होंने इन पुरस्कारों को पुनः शुरू किया। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अर्थात राज्य उपाधि नहीं देगा। उसका बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य और सेना के क्षेत्र में दे सकता है। वह भी उपाधि नहीं दे, जो कि पुरस्कार होंगे, अर्थात कुशलता के आधार पे और प्रतिभा के आधार पे दिए जा सकेंगे, अर्थात इन्हें अपने नाम के आगे नहीं लगाया जा सकता। सेना के क्षेत्र में देखा जाए तो परमवीर चक्र एक पुरस्कार है। परमवीर चक्र व अशोक चक्र जैसे पुरस्कारों को दिया जा सकता है। नागरिक किसी विदेशी राष्ट्र से उपाधि नहीं लेगा, जैसे यूएसए या यूके आदि। कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत किसी पद या ट्रस्ट में कार्य कर रहा है, तो वह राष्ट्र की सहमति के बिना उपाधि अर्थात पद या उपलब्धि नहीं लेगा, जैसे यूके या जापान द्वारा। विवाद का जो विषय बना इसमें 1954 में संघ सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण व पद्मश्री जैसे पुरस्कारों की शुरुआत की गई, लेकिन
इन पुरस्कारों का जो विरोध किया गया 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 से लेकर 80 तक इन पुरस्कारों को देना बंद कर दिया गया। अर्थात इससे किसी व्यक्ति में समानता असमानता का भाव न आए और सभी को समान समझा जाए, इसीलिए इन पुरस्कारों को बंद कर दिया। 1980 में देखा जाए तो 1980 में पुनः इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी और उन्होंने इन पुरस्कारों को देना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा, आज अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 के बारे में देखा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 में हमने देखा कि उपाधियों का अंत, अर्थात किसी उपाधि किसी व्यक्ति के नाम के आगे नहीं लगाई जा सकती है। तो इनकी हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।